हैं छत्तीसगढ़ में 26 जवान शहीद हुए हैं और कई जवान अभी तक लापता हैं। बड़ी ही दुखद घटना है। हम सबके मन में बड़ी गहरी पीड़ा और संवेदना है, दिल आहत है। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान उनके परिवार को इस अपार दुख को सहने की शक्ति दे। भारत माता के लिए जो बलिदान, सुप्रीम सैक्रिफाइस इन जवानों ने किया है, इसको देश कभी नहीं भूलेगा। उनके रक्त की एक एक बूंद के हर भारतवासी हमेशा ऋणी रहेगा, कर्जदार रहेगा, सदा उनको याद रखेगा। श्रद्धांजलि देते हैं हम लोग हर वीर शहीद जवान को और भर्त्सना करते हैं जिस प्रकार से कायराना तरीके से छिप करके हमारे वीर जवानों के ऊपर हमला किया गया, क्योंकि दुश्मन को भी ये मालूम है कि हिंदुस्तान के वीर सैनिकों को सामने से आकर युद्ध में लड़ना, परास्त करना उनके बस की नहीं है। इसीलिए वो छुपकर कायरों की तरह हमला करता है और भाग जाता है। दुखद है और बहुत गुस्सा दिलाने वाली घटना है, क्रोध देने वाली घटना है, अक्षम्य है, माफी करने योग्य अपराध नहीं किया गया है, पर माफी किया भी नहीं जाना चाहिए। हम हिंदुस्तान की सरकार से, गृह मंत्री से, छत्तीसगढ़ के प्रशासन से और सभी लोगों से जिनके हाथ में ये शक्ति है कि वो इस हमले का बदला ले सके, ये निवेदन, ये प्रार्थना करते हैं कि देश एक ऐसा बदला चाहता है जो सभी देश के दुश्मन बरसों तक याद रखें और दोबारा हमारे किसी सैनिक की तरफ आंख उठाने से पहले भी उनकी आने वाली पीढ़ियां भी कांप जाएं। ऐसा बदला अब इस देश को चाहिए। हमारे जवानों को सिटिंग डक्स की तरह निशाना मार के कोई भाग जाए, ये बर्दाश्त न किया जाना चाहिए, न बर्दाश्त किया जाएगा। इसी के साथ ये भी कहना चाहता हूं कि सरकार जो केंद्र में है वो देश को एक बार विश्वास में भी ले कि उनकी नीति क्या है आतंकवाद और नक्सलवाद से लड़ने को लेकर। क्या रणनीति है, क्या नीति है, किस प्रकार की योजना बना के आतंकवादियों को खत्म करने का प्लान देश की सरकार के पास है। कोई प्लान है या कोई प्लान नहीं है, क्योंकि देश को ये भरोसा दिया गया था कि इस प्रकार के हमले नहीं होने दिए जाएंगे, बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, लेकिन ये पहला हमला नहीं है। तो सरकार भी थोड़ा देश को विश्वास में ले, बताए कि नीति क्या है और उसके साथ साथ एक बदला लेकर सैनिकों का मनोबल भी दोबारा बढ़ाने वाला काम करे और देश के नागरिकों को भी ये भरोसा दे कि अगर कोई हमारे एक सैनिक के ऊपर हमला करता है तो उसका समूल नाश कैसे किया जाता है ये हमें आता है। दोस्तों, कल जो हृदय विदारक घटना हुई उससे हम सभी आहत हैं। हमारा मन पीड़ित है। शोक संतप्त परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। ईश्वर से हमारी प्रार्थना है कि उन परिवारों को शक्ति दे इस दुख को, इस पीड़ा को बर्दाश्त करने की। लेकिन एक पीड़ा और भी है और ये पीड़ा मन को कचोटती है, बहुत सारे सवाल खड़े करती है। एक समय था कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार विपक्ष में थी, मां भारती के सपूतों का जब सरकलम होता था, बहुत आक्रोश देखने को मिलता था भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। उस आक्रोश पर, उस वेदना पर विश्वास करके देश की जनता ने देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने चिंतन के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से सबसे मजबूत कंधों पर डालने की सोची।
आज और उस वक्त में दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि कोई फर्क नहीं रह गया। जाने तब भी जाती थी, जाने अब भी जा रही हैं। और दुख तो तब होता है जब संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। देश जानना चाहता है, इस पीड़ा की घड़ी में भी, इस तकलीफ के क्षण में भी जानना चाहता है देश कि माननीय आर.एस. प्रसाद जी ने तो कहा था कि नोटबंदी ने आतंकवाद की कमर तोड़ दी है। फिर हिम्मत कैसे हो गई आतंकवादियों की, नक्सलियों की, कि मां भारती के सपूतों के पीठ पर वो छुरा भोग सके? उनकी इतनी औकात कैसे हो गई कि वो पीछे से हमला करके देश के जवानों को मौत के घाट उतार सके? और ऐसे परिवेश में जहां हम सब पीड़ित हैं, और यह ऐसा विषय है कि वो राजनीति से ऊपर होना चाहिए, ऐसे परिवेश में अभी भी कुछ लोग इस बात पे बहस करना चाहते हैं कि नहीं, माननीय मुख्यमंत्री से प्रश्न मत पूछो, माननीय गृह मंत्री से प्रश्न मत पूछो, ये तो आंतरिक सुरक्षा का मसला है। सवाल पूछने पर माननीय गृह मंत्री महोदय पत्रकारों के सवालों के जवाब को टालकर ये कहते हुए चले जाते हैं कि मीटिंग करेंगे इस मामले में। मीटिंग नहीं सर, एक्शन चाहिए, कॉन्क्रीट आंसर चाहिए। हम जानना चाहते हैं आपकी नीतियां क्या हैं। महीनों बीत जाने के बावजूद अभी तक सीआरपीएफ का प्रमुख क्यों नहीं नियुक्त किया गया? सीआरपीएफ के प्रमुख की जवाबदेही बनती है, उनसे सवाल पूछा जाता है, वो जवाब दे रहे होते इस समय। इससे आप अपनी गैर जिम्मेदाराना बर्ताव का परिचय दे रहे हैं। तकलीफ इस बात को लेकर भी है कि सीआरपीएफ के जवान एज अ सोल्जर ट्रेंड है, पर क्या माननीय राजनाथ सिंह जी बताएंगे कि इस प्रकार के नक्सल इंसर्जेंसी वाले एरियाज में जिस युद्ध के कौशल से लैस होने की आवश्यकता जवानों को होती है, क्या इन जवानों को वो ट्रेनिंग दी गई थी? ये गंभीर प्रश्न है। ऐसा न होने की स्थिति में आप सीधा सीधा मां भारती के वीर सपूतों को मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं। बहुत तकलीफ में अमन, और हम सभी पीड़ित हैं, आहत हैं। उम्मीद करते हैं कि माननीय गृह मंत्री महोदय सिर्फ निंदा के अलावा कुछ ऐसे कड़े, कठोर और विजिबल स्टेप्स लेंगे जिससे देश आश्वस्त हो सकेगा कि इस प्रकार से देश के नौजवान की वीर सपूतों की जानें जाया नहीं होंगी देश में। मंच खुला है आपके प्रश्नों की। सर, बीजेपी से कुछ कॉल्स आए हैं आम आदमी पार्टी के लोगों के पास, एमएलए के पास खासकर, पहले इस विषय पे कोई किसी का इस पर कोई सवाल नहीं। देखिए, आम आदमी पार्टी की विधायिका माननीय अलका लांबा जी ने अपने ट्वीट के जरिए फिलहाल जितनी जानकारी देनी चाहिए थी वो जानकारी दी है, और ये पहली घटना नहीं है, आप सबके संज्ञान में है। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के हथकंडे दिल्ली में अपनाती रही है, और बाकी राज्यों में जिन रास्तों को राजनीतिक कौशल कह के और अपना मुंह मोड़ लिया जाता है, उन गंदे रास्तों से भाजपा गुजर के सरकार बनाती रही। चाहे मणिपुर हो, चाहे गोवा हो, चाहे दिल्ली क्यों ना हो। और भी लोगों को अप्रोच किया जा रहा है। समय आने पे सारी जानकारी, महज सबूत आप लोगों के बीच रखी जाएगी। हमारे और भी विधायक साथियों को अप्रोच किया जा रहा है। प्रवीण देशमुख हमारे जंगपुरा से विधायक साथी हैं, उनको भी अप्रोच किया गया। हम बताना चाहते हैं कि ये सारे लोग राजनीति करने नहीं, देश बदलने की कवायद में शामिल होने आए हैं, और अब तक आप मुंह की खाते रहे, आगे भी मुंह की खाएंगे। सारी जानकारी, मैं सबूत सही समय पर आपके सामने उपलब्ध कराएंगे।
दिलीप जी, केजरीवाल जी ने कल जो स्पीच अपना दिया ऑब्जर्वर्स के साथ में, जो मीटिंग हुई, वीडियो सामने आया, उसका वो अपनी स्पीच के जरिए वो मैसेज क्या देना चाह रहे थे? क्या अगर वो जीतती है तभी प्रदर्शन होगा, आंदोलन होगा, हारती है पार्टी तभी होगा? क्या मैसेज क्या है? उसका प्ररूप क्या रूप होगा जो आंदोलन होगा? आंदोलन की तैयारी कर रही है दिलीप जी, ये बता दीजिए। किस तरह? देखिए, ये जो बात कही गई है उसे अगर आप संदर्भ से हटा देंगे, कंटेक्स्ट से हटा देंगे, तो उसका मतलब जो है बदल जाएगा। सही संदर्भ में उस बात को समझना बहुत जरूरी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये कहा कि यदि ईवीएम के रास्ते ही लोकतंत्र चलाना है तो इस देश में मतदान का महत्व क्या रह जाता है? कुछ भी नहीं। ईवीएम के जरिए रिजल्ट्स को अगर रीड किया जाएगा तो भाई आम आदमी पार्टी तो आंदोलनकारियों की पार्टी है। देश को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था, लोकतंत्र की रक्षा के लिए आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था, और इसके लिए हमने हमेशा कहा है कि रास्ते दोनों ही खुले हुए हैं, सड़क वाला भी और संसद वाला भी। तो आंदोलनकारी जो कल सड़क पे थे, संघर्ष करके सत्ता में आए, कल सड़क पे होंगे, सड़क वाला रास्ता भी हमारे लिए खुला हुआ। आपने और दिलीप जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल भी खड़े करे, अपनी संवेदना तो प्रकट किया, लेकिन उसके पर सवाल भी खड़े करे हैं सरकार की इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति पर, और तमाम बातें चाहे वो नोटबंदी की। ऐसे में क्या टाइमिंग ठीक लग रहा है आपको? आपको लग रहा है कि अभी सरकार के साथ खड़ा होना ज्यादा वाजिब था इन सवालों को खड़ा करना? मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ ऑन रिकॉर्ड, पूरी पार्टी और पूरा देश पूरी शक्ति के साथ देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ खड़ा है, पीछे खड़ा है। जहां हमारी जिम्मेदारी आपको लगेगी खड़े होने की है, वहां हम खड़े होंगे। इस हमले का ऐसा यादगार बदला लिया जाए कि पूरी दुनिया देखे और सभी देश के दुश्मन कांप उठे। साथ खड़े हैं पूरी तरह से हिंदुस्तान की सरकार के और हर उस संस्था के जिसकी ये जिम्मेदारी बनती है। सर, कल रात को मुखर्जी नगर में भी पानी को लेकर प्रदर्शन किया, आज कई इलाकों में पानी नहीं आया। दिल्ली जल बोर्ड के सभी अधिकारियों के साथ, सीईओ, मेंबर वाटर, सारे चीफ इंजीनियर, सारे एससी और सारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स के साथ पिछले 2 घंटे से मेरी मीटिंग चल रही थी। एक एक इलाके का रिव्यू ले रहा हूँ। हर 24 घंटे में पूरी गर्मियों में डायरेक्ट रिपोर्ट मेरे पास आएगी, इसके लिए जिम्मेदारी सुनिश्चित करके आए हैं। हर हफ्ते में एक बार एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और एससी लेवल के अधिकारी विधायक के साथ मीटिंग करेंगे। दिल्ली के हर एक वार्ड से और दिल्ली के हर एक यूजीआर की डायरेक्ट रिपोर्ट मेरे पास रोज सुबह 8 बजे से पहले आनी है, ये निश्चित किया गया है। 1 या 2 अधिकारी जिनकी लापरवाही हम लोगों को नजर आई है, उनको ट्रांसफर करने का निर्णय भी लिया है आज हम लोगों ने। तो दिल्ली जल बोर्ड की 1-2 जगह से मेरे पास शिकायत थी। मुखर्जी नगर की शिकायत के बारे में मैं आपको बताता हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी का राजीव गांधी हॉस्टल है, जहां पर पानी की समस्या के कारण कुछ छात्राएं कल प्रदर्शन कर रही थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पानी का डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका ये होता है कि दिल्ली जल बोर्ड डीयू को एक जगह पर पानी देता है, उनका टैंक भरता है, और उसके आगे जितना भी नेटवर्क है वो डीयू का अपना नेटवर्क है। पिछले साल भी ये प्रॉब्लम आई थी, तब डीयू की अपनी पाइपलाइन टूटी हुई थी और हमारा पानी जो हम दे रहे थे वो हॉस्टल में नहीं जा रहा था। कल रात को भी जब हम लोग वहां पर पहुंचे तो ये पता लगा कि हमें जो टैंक में पानी देना है वो टैंक बिल्कुल फुल था, और आगे जो पाइपलाइन जानी है उसमें एक छोटा सा फैन होता है, वो फैन उस पाइपलाइन में फंसा हुआ था, जिसकी मेंटेनेंस डीयू के हाथ में है। रात को 2 बजे उसको ठीक कराया है। जल बोर्ड के अधिकारी साथ में गए हैं क्योंकि वो विशेषज्ञ हैं इस मामले के। पानी की सप्लाई ठीक की गई है, लेकिन क्योंकि 2 साल से लगातार ये प्रॉब्लम है कि डीयू का अपना नेटवर्क खराब होता है और पानी देने के बावजूद विश्वविद्यालय के छात्रों को पानी नहीं मिलता है। पिछली बार मैंने वीसी महोदय से इस बारे में बात की थी, वार्डन से भी बात की थी, डीन से भी बात की थी, लेकिन इस बार मेरे को दुख हुआ है कि 1 साल बीतने के बावजूद भी अपना नेटवर्क वो ठीक नहीं कर पाए हैं। मैं अपने अधिकारियों को भेज के जहां भी डीयू को हमारी मदद की, विशेषज्ञता की जरूरत होगी हम देंगे, लेकिन छात्रों तक पानी तो पहुंचा देंगे। रेगुलर जो कंप्लेंट आती है उसी तरह की कंप्लेंट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंप्लेंट नहीं है कोई। थोड़ा सवाल है, बीजेपी ने कहा है कि अगर ऑडियो और बीजेपी का नाम आम आदमी पार्टी सामने रखें तो सही रहेगा, पहला। और दूसरा, उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से उनका नाम दिया है वो आम आदमी पार्टी और कल आबादी पर मानहानि का केस करेगी, क्योंकि अगर सबूत पेश नहीं किया तो आरोप। पर वो केस करेगा कौन? किसी का नाम तो लिया नहीं है। शाजिया इल्मी का नाम लिखा है अलका। नहीं, शाजिया इल्मी ने फोन किया, ऐसा अलका लांबा ने नहीं कहा। उस बातचीत में उनका जिक्र आया है, ये मेंशन किया है, और इससे किसी की मानहानि होती है तो मुझे नहीं पता। पर जो
इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ऐसा किया जा रहा है, करते रहे हैं ये लोग, या कंडे गंदे अपनाते रहे हैं। सही समय पे मैं सबूत सारी सच्चाई आप लोगों के जरिए जनता के बीच रख दी जाएगी। निर्णय लेंगे इसके ऊपर, पार्टी का नेतृत्व बैठेगा, बातचीत करेगा और जो भी निर्णय होगा उसके बारे में आपको जानकारी देना, उन सबूतों को आपके सामने रखना, जो भी निर्णय लिया जाएगा वो सब किया जाएगा। मेरा एक सवाल है, कल काउंटिंग है और सारे एग्जिट पोल्स ने ये डिक्लेयर किया है कि बीजेपी जीत रही है, आप लोगों का क्या कहना है? अच्छी चीज ये है कि सारे एग्जिट पोल्स जिन मीडिया हाउसेज के जरिए डिक्लेयर हो रहे हैं, उन मीडिया हाउसेज के अपने ग्राउंड जर्नलिस्ट भी उससे कन्विंस नहीं है। मुझे बहुत ज्यादा प्रमाण की आवश्यकता नहीं, पर आप में से ऐसे दर्जनों लोग हैं जो खुद उन एग्जिट पोल के नतीजों से सहमत नहीं है। और कहीं न कहीं ये करना कि दशक पुरानी मशीनों का इस्तेमाल करना, जिन्हें अब तक कबाड़ के सुपुर्द कर दिया जाना चाहिए था, उनको प्रयोग में लाना और चुनाव के नतीजों के 2 दिन पहले इस प्रकार के मैन्युफैक्चर्ड एग्जिट पोल्स दिखाना, कहीं ना कहीं फिर लगता है कि आप ईवीएम के जरिए रिजल्ट्स को रीड करने का एक प्रीटेक्स्ट तैयार कर रहे हैं। बहरहाल समय ज्यादा नहीं बचा है, कल परिणाम आने वाले हैं, इसके बाद चर्चा करते हैं इसके ऊपर विस्तार। थैंक यू।